हेलो। इस वीडियो में तारे और सौर मंडल नाम के पाठ जो 8वीं कक्षा के लिए है उसको देखेंगे। तो इस अध्याय में पृथ्वी का सौर मंडल में स्थान और उसकी गतियों के परिणाम और जो और वो परिणाम हमको जो दिखाई देने वाले परिणाम ऑब्जर्वेशंस होते हैं किस तरह दिखते हैं इस बात को देखेंगे। तो पृथ्वी की गति एक तो घूर्णन रोटेशन, द अर्थ रोटेट्स राउंड इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपने अक्षीय के गोल घूमती रहती है, हर 24 घंटे एक चक्कर पूरा करती है। और पृथ्वी के गोल चंद्रमा निरंतर घूमता रहता है और चंद्रमा को साथ लेकर पृथ्वी सूर्य के गोल परिक्रमा लगाती रहती है। और इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन लगते हैं। और परिक्रमा रेवोल्यूशन, सो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन एंड it takes approximately 365 days to complete the revolution. So ये घूर्णन रोटेशन और परिक्रमा रेवोल्यूशन, ये दोनों गतियां यानी मूवमेंट्स जो इसके अंतरिक्ष में इसका हिलना डुलना जो है, तो इनके परिणाम होते हैं। तो इन परिणाम परिणाम को हम किस तरह देख सकते हैं और क्या देख सकते हैं इस पाठ में ये कवर किया है। तो सबसे पहले देखते हैं रात और दिन पृथ्वी की घूर्णन उसके रोटेशन के परिणाम होती हैं। तो इस तरह जहां भी हम रहते हैं वो जगह बारी बारी से प्रकाश में और अंधकार में चली जाती है। तो जब हम प्रकाश में होते हैं तो दिन होता है, और जब हम अंधेरे में चले जाते हैं रात होता है, क्योंकि पृथ्वी पर एकमात्र प्रकाश का सोर्स है सूर्य। तो यहाँ सूर्य, ये जो मोबाइल फोन का टॉर्च लाइट है वो सूर्य है, वहां से प्रकाश आ रही, या कैंडल भी हो सकता है, सूर्य मान सकते हैं। तो इस तरह रात और दिन तैयार होती है। तो ये थी पृथ्वी की घूर्णन के परिणाम जो है रात और दिन। और उसके बाद आती है परिक्रमा। पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक अपने आप अक्षी के गोल घूमती है और दूसरा सूर्य के गोल परिक्रमा लगाती है। तो इस परिक्रमा के परिणाम है सीजन्स, ऋतुएं, जो साल में वर्ष में 4 ऋतु होते हैं। और हर ऋतु का अपना गुण होता है। जैसे शीतकाल में सर्दी ज्यादा होती है और रात लंबा होता है और दिन छोटी होती है। और ग्रीष्म में, समर में उल्टा होता है। तो ये परिणाम है पृथ्वी के परिक्रमा
परिक्रमा का। और फिर ये ऋतु पृथ्वी के सारे भाग में एक ही तरह नहीं होती। हम सब जानते हैं कि कुछ देशों में कुछ कुछ जगह शीतकाल में, विंटर में बहुत कोल्ड होता है, बहुत टेम्परेचर बहुत कम होता है, और हिमपात होता है, स्नो स्नो गिरती है। और कहीं दूसरे देश है जो काफी गर्म होते हैं, यानी जहाँ पे ठंड ज्यादा नहीं होती, टेम्परेचर काफी ऊंचा रहता है। तो ये सब भी पृथ्वी की गतियों का परिणाम है। हम और एक और परिणाम है पृथ्वी के गतियों का, ये है सूर्य के सूर्योदय का स्थान और सूर्य का आकाश में मार्ग धीरे धीरे बदलता रहता है। साल भर में सूर्य के उदय होने का स्थान अ, बदलता है, और एक साल में उसका इस बदलाव का पूरा साइकिल चक्कर बनता है। सो ऐसे होता है, ये एग्जाम्पल है। हम जब सुबह उठकर बाहर निकलते हैं तो सूर्योदय का स्थान कहने के लिए पूर्व में होता है। हम सब ने सुना है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्योदय पूर्व की दिशा में होता है। लेकिन ये ठीक ठीक सच नहीं है। तो उदाहरण के लिए जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसा इस तरह कुछ दिखाई देता है। तो सामने एक नारियल का पेड़ है, उसके राइट साइड में, उसके राइट में ये साउथ है डायरेक्शन, ये दक्षिण है, यहाँ पे एक बड़ा सा बिल्डिंग है, और लेफ्ट ये नॉर्थ है, यहाँ एक छोटा सा एक मकान है, घर है। तो मार्च में जब मैं देखती हूँ तो सूर्य इस नारियल के पेड़ के पीछे से उदय होता है और ऊपर इस तरह जाता है, उसका ये उसका मार्ग है। उसके मार्च से होते हुए धीरे धीरे सॉरी अप्रैल मई जून तक इस तरह लेफ्ट को इसका स्थान बदलता है। तो मार्च से होकर जून तक सूर्योदय का स्थान उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में मुड़ता है। इसको उत्तरायण कहते हैं। और फिर जून में सबसे नॉर्थ मोस्ट, उसकी उत्तर की दिशा में इसका जर्नी कंप्लीट हो जाता है, और फिर जून में मुड़ता है। जून जून जुलाई अगस्त सितंबर तक फिर ये वापस इधर आ जाता है, और फिर सितंबर में इस नारियल के पेड़ के पीछे सूर्योदय होता है। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सूर्योदय का स्थान दक्षिण की ओर बढ़ता रहता है। इसको दक्षिणायन कहते हैं। और दिसंबर में 22 दिसंबर को ये इसका सबसे दक्षिण स्थान, यानी मुझे इस बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग के पीछे से सूर्योदय होता हुआ दिखता है। और फिर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च फिर ये वापस इस नारियल के पेड़ के तरफ बढ़ेगा सूर्योदय का स्थान, और इसी तरह सूर्यास्त का स्थान भी बदलता है। तो ये सूर्योदय का स्थान अ, ठीक पूर्व न होते हुए उत्तर और दक्षिण में डोलता रहता है एक साल में। तो ये भी अ, ये भी परिणाम है पृथ्वी की परिक्रमा लगाने का परिणाम है। तो इन बातों को हम अभी गौर से देखेंगे डिटेल में, और कुछ एक्टिविटीज कर कर समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी की गतियों के और कुछ परिणाम हैं हम जो देख सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। एक है रात के समय तारों का घूमना। अब बाहर रात में
जब स्वच्छ रात में, क्लियर नाइट में बैठ के सारा बहुत घंटों तक तारों की अम, आप निगरानी करोगे तो ये दिखेगा कि कुछ तारे गोल घूमती हैं। और ये भी हम देखेंगे कि ये किस तरह, ये क्यों होता है। और एक और है, पृथ्वी की गति का परिणाम है अ, छाया का बढ़ना और घटना, छाया का बिहेवियर, जैसे शैडो बिहेवियर ऑफ द शैडोज। तो अगर हम एक दिन, पूरे दिन में हम परिछाइयों को ऑब्जर्व करेंगे, उसका गौर से देखेंगे, तो हमको क्या दिखाई देगा सिर्फ एक दिन के ऑब्जर्वेशन से। तो छाया या परिछाई की को ऑब्जर्व करने के लिए हमको कुछ ऐसा वस्तु चाहिए जो लंबा हो, यानी वर्टिकल हो। और हम सब जानते हैं कि बिल्डिंग का पिलर जो होता है वो सबसे वर्टिकल होता है, क्योंकि जो मेसन जब बनाते हैं इनको, तो वो प्लम्ब लाइन यूज करके इसको बिल्कुल वर्टिकल बनाते हैं, नहीं तो बिल्डिंग टिकती नहीं है। तो ठीक है, तो ये जो पिलर्स है, इनकी परिछाई, शैडोज, हम अ, सुबह 7 बजे देख रहे हैं। ये दिसंबर का, दिस इज द मंथ ऑफ दिसंबर, दिसंबर में, यानी शीतकाल में 7 बजे के आसपास इस तरह परिछाइयाँ इस तरह होती है, बहुत लंबी सी। और ये जो जिस दिशा में ये जो गिर रहे हैं वो है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर तिरछी होती है परिछाइयाँ। और एक और बात है कि इन सब परिछाइयों के एज, इसके जो स्ट्रेट एज जो है, वो आप ऑब्जर्व करोगे तो देखेंगे कि ये सिर्फ पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं होती हैं। ये सारी परिछाइयाँ समांतर, जो भी यहाँ वस्तु लंबा है, जो वर्टिकल है, इन सारी वस्तुओं के परिछाइयाँ समांतर होती है, लंबे, बहुत बहुत लंबे, और पश्चिम की दिशा में तिरछी होती है। अब इसके बाद देखते हैं कुछ देर के बाद, ये है 10 बजकर 30 मिनट के आसपास स्थिति इस तरह है। अभी हम देख सकते हैं कि शैडो, ये छाया छोटी हो गई है और इतनी ज्यादा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई नहीं है। तो और फिर देखते हैं आगे और कुछ देर के बाद और क्या होता है। ये है 12 बजे के आसपास, यानी मध्याह्न, मिड डे, जो जब सूर्य सबसे ऊपर होगा उस समय देखते हैं परिछाई कैसी होती है। तो ये बहुत छोटा हो गया है, छाया बहुत, उसकी लंबाई बहुत छोटी हो गई है। और इसकी दिशा भी काफी मुड़ गई है। तो मैंने यहाँ पे एक कंपास नीडल को रखा है। तो आप लोग जानते हैं कि कंपास नीडल हर वक्त नॉर्थ साउथ, उत्तर दक्षिण की दिशा में होता है। तो इस कंपास के नीडल के सहारे से हम देख सकते हैं कि छाया की एज जो है, इसका जो किनारा जो है, वो बिल्कुल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लेटा हुआ है। और ये सबसे छोटा, सबसे छोटी परिछाई है, दिन की ये सबसे छोटी। इसके बाद इसकी लंबाई बढ़ेगी। अभी तक घटती रही है इसकी लंबाई, अभी इसके बाद बढ़ेगी। और इसकी दिशा है उत्तर दक्षिण। इसके बाद हम 3 बजे के आसपास जब देखेंगे तो फिर परिछाई अभी इस तरह, अभी पूर्व की दिशा में तिरछी है, इस तरह लीन हो रही है और इसकी लंबाई और फिर
बढ़ गई है। ठीक है। अब इसके बाद में शाम तक इसकी लंबाई बढ़ती ही जाएगी और उसकी दिशा भी पूर्व की दिशा में बदलती जाएगी। तो ये हम एक दिन के ऑब्जर्वेशन से हम ये देखा है कि अ, छाया की लंबाई किस तरह घटती है और फिर बढ़ती है। और हमने ये बात देखा है यहाँ पे कि सबसे छोटी जो परछाई होती है छाया, उसकी दिशा दक्षिण में होती है। और हम इसके बाद में देखेंगे कि क्यों इस तरह होती है। तो ठीक है। द शॉर्टेस्ट शैडो लाइज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिन की सबसे छोटी जो परछाई होती है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में लेटी हुई होती है। ये एक दिन की ऑब्जर्वेशन है। अगर हम लोग ये रोज या कुछ दिन के बाद फिर से इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट करते हैं तो कुछ बदलाव होंगी। जो अगर हम मार्क करते हैं चौक से हर हर टाइम, जैसे 7 बजे, 10:30, इन सब वक्त पे अगर हम परछाई की मार्जिन, हम इसका एज मार्क कर लेते हैं तो ये कुछ ना कुछ बदलता रहेगा। और जो दिन का सबसे छोटा होता है वो जो छाया सबसे छोटी होती है उसकी लंबाई भी बदलती रहती है साल भर। और ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये हम एक दिन में देखा है हमने इसको। तो अब हम देखते हैं कि हमने कहा है कि पृथ्वी की घूर्णन, रोटेशन, रेवोल्यूशन के कारण हमको ये सब इसके परिणाम दिखाई देते हैं। तो हम एक बार इसको हम एक्टिविटी के दौर से के द्वारा हम एक बार समझ लेते हैं। तो ठीक है। तो हमने कहा है कि पृथ्वी परिक्रमा लगाती है। ठीक? तो हमने कहा है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के गोल हाँ, उसके गोल परिक्रमा लगाती हैं। और इस परिक्रमा का जो मार्ग होता है उसका आकार है एलिप्स। एलिप्स यानी दीर्घवृत्त, हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं। तो ये सारी ग्रहें सूर्य के गोल दीर्घवृत्त आकार के मार्ग में घूमती रहती हैं। तो इस मार्ग को हम कक्षा कहते हैं, या ऑर्बिट, इंग्लिश में ऑर्बिट। सो दीर्घवृत्त आकार का कक्षा यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो ये दीर्घवृत्त या एलिप्स है क्या? सो एलिप्स इस तरह होता है दीर्घवृत्त। ये कई प्रकार की एलिप्स यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। एक है पूरा सर्कल, सर्कल को भी हम एलिप्स कह सकते हैं। और ये कुछ बहुत लंबी और तिरछी पतली सी एलिप्स भी है यहाँ पे। तो हम पहले देखेंगे कि एलिप्स को हम कैसे ड्रॉ करते हैं। एलिप्स को उतारने के लिए पहले हम 2 पिन लेकर इस सफेद कागज पर हम पिन को फिक्स कर दिया है हमने। और इसके नीचे थर्मोकॉल शीट है सपोर्ट के लिए। तो और फिर एक एक धागे को लेकर हमने एक लूप बनाया, बंद लूप बनाकर उसको वो पिन क्या के उनके आसपास लगाकर मैंने वो पिन को दबाकर रखा है ताकि वो हिले ना। और फिर उस धागे को खींचकर मैंने पेन से इस कर्व को
इस आकार को मैंने ड्रॉ किया है। तो ये होगा एलिप्स। पिन की दूरी को बदल बदल कर और धागे के लंबाई को बदल बदल कर अलग अलग टाइप के प्रकार के एलिप्स, दीर्घवृत्त हम खींच सकते हैं। इस तरह हमने एलिप्स ड्रॉ तो कर लिया है। इसके बाद में हम ये पूछ सकते हैं कि जो बिंदु एलिप्स के ऊपर होती हैं उनके क्या गुण होते हैं। जैसे सर्कल जो वृत्त होता है, सारे बिंदु केंद्र से एक ही दूरी में होते हैं। तो एलिप्स की क्या गुण है इस तरह, तो ये आप लोगों को खुद पहचानना होगा। और फिर एक और तरीके से हम एलिप्स बना सकते हैं। मैंने एक पेपर का कोन बनाया है, ठीक तरह अच्छा सा परफेक्ट कोन। फिर उसके एज, उसके किनारे को काटने से हमको एक 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 तरफ से काटा है मैंने, स्लैंटिंग डायरेक्शन में, तिरछी डायरेक्शन में। इसके ये कटे हुए किनारे को हम इंक में डुबो के कागज पर लगाने से हमको एलिप्स की शेप आ जाती है। ये तो आप लोग कर सकते हैं। तो हमने कहा है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की गोल दीर्घवृत्ताकार में के कक्षा में घूमती रहती हैं, परिक्रमा लगाती हैं। और ये सारी ये जो परिक्रमा का मार्ग है उसको हम कक्षा, ऑर्बिट कहते हैं। और ये सारी ऑर्बिट एलिप्टिकल शेप में और एक ही प्लेन पर, यानी एक ही तल पर होती है। सो ये तल क्या है, अभी ये जो थर्मोकॉल का शीट है वो हम एलिप्टिकल प्लेन, यानी कक्षा का तल होता है। तो सारी ग्रहें इसी तल पर मंडराती रहती है। तो मैंने इस सारे एलिप्स को मैंने इसी तरह खींचा है जैसे मैंने अभी बताया था। तो ये जो एलिप्स के दो पिन में जो यूज होते हैं, उसमें एक पिन के पोजीशन पे ये सूर्य को रखा है मैंने। लाल जो लंप है, जो पिंड है, उसको सूर्य मान सकते हैं। और सूर्य के बाद आता है मर्क्यूरी, फिर वीनस। मर्क्यूरी यानी बुध, और फिर वीनस यानी शुक्र। तो ये इनके जो ये जो एलिप्स है उनकी कक्षा के कक्षा की ड्राइंग आकार है। तो मर्क्यूरी उस तरह परिक्रमा लगाता है, वो यानी ये तल को छोड़ता नहीं। मैंने उसको ऊपर उठाया, लेकिन ये सारी ग्रहें इस तल पर में ही होकर परिक्रमा लगाती है। तो वो दैट इज मर्क्यूरी। उसके बाद वीनस या शुक्र, उसका कक्ष कक्षा। और फिर पृथ्वी, पृथ्वी अब चंद्रमा के साथ। okay? वो अपने मार्ग, वो कक्षा पर चलती रहती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चंद्रमा मैंने इस तल पर नहीं लगाया है, इसको थर्मोकॉल के शीट पर ही नहीं लगाया है, इसको थोड़ा सा ऊपर लगाया है। चंद्रमा इसकी अपनी कक्षा होती है, और इस कक्षा के अनुसार वो पृथ्वी के गोल घूमती रहती है निरंतर। तो चंद्रमा के कक्षा और ये जो बाकी ग्रहों का जो कक्षा का जो तल है, उनमें एक कोण, देयर इज एन एंगल स्लाइटली इंक्लाइंड, थोड़ा सा कोण है। और और ये बाकी और जो बाहर के ग्रह है पृथ्वी के बाद, उन सारे ग्रहों की कक्षा भी इसी प्लेन पर होंगी। तो अगर मैं इस थर्मोकॉल शीट को बहुत सा बड़ा बना दूं, सारा फ्लोर कवर कर दूं, तो फिर हम सारे ग्रह, नेपच्यून, प्लूटो तक, सारे उनकी ऑर्बिट्स को हम, कक्षा को हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे इसी प्लेन में होगी। तो ये है पृथ्वी की कक्षा का तल, ऑर्बिटल प्लेन। ये जो थर्मोकॉल का शीट है वो
ऑर्बिटल प्लेन, सारे ग्रह इसी प्लेन पर जाती रहती है, घूमती रहती है, उनकी जो मार्ग है इस प्लेन पर ही होती है। हमने ग्रहों की कक्षा को देखा है। अभी हम वापस चलते हैं पृथ्वी की ओर। पृथ्वी को समझने के लिए हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। ग्लोब पृथ्वी का नमूना है। और हम ग्लोब पर हम क्या देखेंगे? द टू हेमिस्फीयर्स, जो अर्धगोल, ऊपर का उत्तरी अर्धगोल और नीचे दक्षिण अर्धगोल। सो तो पृथ्वी के दो गोलाकार स्फीयर, द अर्थ इज अ स्फीयर, उसको गोलाकार कहते हैं। तो ऊपर का भाग, आधा भाग उत्तरी अर्धगोल और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी अर्धगोल। और फिर पृथ्वी घूमती है, उसकी अक्षी होती है। तो उसके उत्तरी, ये उत्तरी ध्रुव का बिंदु, नॉर्थ पोल जिसे कहते हैं, और साउथ पोल, इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हम, ये पृथ्वी की अक्षी है, इसके गोल पृथ्वी घूमती है। और एक लकीर पृथ्वी के बीच हम कल्पना करते हैं, हम इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी अर्धगोल और नीचे दक्षिणी अर्धगोल होता है। और हम देखेंगे ग्लोब पे हमने ये लकीर जो ड्रॉ किया है, ये कुछ लकीर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती रहती है। ये है, इनको हम लॉन्जिट्यूड या देशांतर कहते हैं। और कुछ लकीर ये जो भूमध्य रेखा के समांतर होती है, पैरेलल टू द इक्वेटर, इसको हम लैटिट्यूड या अक्षांश कहते हैं। अब हम ये इसको ग्लोब पर देखेंगे। ये है ग्लोब, जो पृथ्वी का मॉडल या नमूना है। इसकी अक्षी, ग्लोब जो पृथ्वी घूम रही है अक्षी पर, तो ये जो नोकीले जो पॉइंट्स हैं, जो ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल, और नीचे जो है दक्षिण ध्रुव, साउथ पोल। सो इन दोनों ध्रुव के बीच में जो लाइन है उसको अक्षी, एक्सिस कहते हैं, और एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसमें लैटिट्यूड्स जो है भूमध्य रेखा दिखाई दे रहा है। ये जो बीच का जो लकीर है वो भूमध्य रेखा या इक्वेटर है। और सबसे पहले हम ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये जो अक्षी है जिसके गोल पृथ्वी घूमती है, वो लंबी नहीं, यानी वर्टिकल नहीं है। ये जो सपोर्ट कर रहा है, ये रॉड जो सपोर्ट कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक वर्टिकल है। लेकिन जो अक्षी है वो वर्टिकल से कुछ तिरछी होती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पृथ्वी की अक्षी कुछ टेढ़ी होती है। इसके कारण मौसम और सब सारे बाकी विषयों का परिणाम होता है। तो वो वर्टिकल डायरेक्शन है, और अक्षी जो है टेढ़ी है। 23 डिग्री इसका एंगल होता है वर्टिकल को। ये जो भारत है, ओके, तो हम देखते हैं भारत की लैटिट्यूड, ये 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा जो 40-50 डिग्री, so हर एंगल यानी
अंशों में, डिग्रीज में बताया गया है कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जे उत्तर जो अर्धगोल है उसमें 0, 10, 20, 30, 90 तक होता है। सो 90 डिग्रीज जो है वो है ध्रुव इन नॉर्थ पोल। इसी तरह साउथ दक्षिण में भी 90 डिग्रीज साउथ पोल होता है। तो इक्वेटर 0 डिग्रीज, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 90। 90 जो है वो है नॉर्थ पोल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल। इसी तरह दक्षिण का 90 डिग्री जो है वो साउथ पोल है। और ये लॉन्जिट्यूड, देशांतर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये जो लकीर है वो लॉन्जिट्यूड। तो ये है ग्लोब।